हाँ बच्चों, तो इस संडे था आपका एडवांस टेस्ट? कमिंग संडे? कमिंग संडे तो मेंस का है। क्या करना है बच्चों में आज? वेव ऑप्टिक्स करना बच्चों? हाँ 3A में बच्चों बताओ। 3A का सेकंड। अच्छा, ये आपका बैच में 3D हो गया? चलो जो 3D का क्वेश्चन है, इसमें फिजिक्स का कुछ नहीं है। एक्चुअली क्या है कि ये जो इक्वेशन है, जो x + 2y + 3z = c, ये किस टाइप की इक्वेशन है? प्लेन की इक्वेशन। तो आपको बेसिकली प्लेन का नॉर्मल निकालना है, वो y जो एक्सप्रेशन होगी उसका आपने एंगल निकालना है y एक्सिस। तो ये प्योरली आप 3D में करोगे सारा कुछ। सेम फोर्थ भी ऐसा ही है। आगे बच्चों। फिफ्थ का बी, अगर इनकोहेरेंट होता है फिर तो मैक्सिमम मिनिमम कुछ होता ही नहीं है, वो सीधा ऐड हो जाती है। हाँ हो सकता है, बट मतलब हम उस केस में जब बात करते हैं वो एवरेज की ही बात करते हैं, अभी इंस्टेंटेनियस की बात नहीं करते। हाँ जी, और बच्चों डन। बी पार्ट बच्चों, 8th पर।
ओके, देखो बच्चों, अगर हम यहाँ पर जो पाथ डिफरेंस बनाएंगे, क्लियरली पाथ डिफरेंस दो रीजन से आ रहे हैं, S1 S2 के लेफ्ट वाले रीजन से और एक उसके राइट वाले रीजन से। हमें इसे जो हमें कहा है कि सोर्स कोड S2, तो हमें बिल्कुल मतलब एक एक्सट्रीम से दूसरे एक्सट्रीम तक सारे केसेस कवर करने। अब क्या बता रहे हैं, नंबर ऑफ मैक्सिमम। ओके चलो, अगर हम बच्चों एक बार के लिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर सोर्स S2 पे आ गया, अगर सोर्स S2 पे आ गया तो पाथ डिफरेंस कितना होगा बच्चों? डी, अगर जो आपका S है वो S2 पे ही पहुंच गया है तब तो आपका यहाँ पे S यहाँ पे क्या होता है, जो S से लाइट है मतलब S2 वाली सीधा ऐसे चलेगी और S1 वाली कैसे जाएगी? प्रॉब्लम देखो, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपका जो सोर्स है बच्चों वो मतलब लेट्स से बिल्कुल यहीं पे आ गया, तो एक लाइट तो आपकी सीधा ऐसे गई, दूसरी लाइट कैसे जाएगी? मतलब समवॉट ऐसा होगा ना उसको पाथ, तो पाथ डिफरेंस कितना आ गया, मतलब d प्लस रूट ऑफ d स्क्वायर प्लस d स्क्वायर माइनस कैपिटल D। अभी वो पाथ डिफरेंस बनेगा, वो निकाल सकते हो आप, कितना बनता है? कुछ प्रॉपर वैल्यू बन रही होगी आई बिलीव, या नहीं? एक सेकंड, हाँ बच्चों इस केस में कितना बनता है? डी बाइनोमियल लगा दो ना उस पे, मतलब डी प्लस रूट ऑफ डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस कैपिटल डी। तो इस एक्सप्रेशन पे अगर आप बाइनोमियल लगाओगे तो क्या बनेगा ये?
ये ऐसे बन गया ना, माइनस कैपिटल डी विच इज नियरली डी ओनली, क्योंकि डी स्क्वायर बाय डी स्क्वायर वाली टर्म नेग्लिजिबल ही है, तो ये डी बन गया। तो एक लिमिट तो हमें समझ आ रहा है कि स्मॉल डी बन गई पाथ डिफरेंस की। अब दूसरी लिमिट सोचो बच्चों, मान लो आपका जो सोर्स एस है वो इन्फिनिटी पे है, फिर क्या होगा? ऑलमोस्ट इक्वल ही हो जाएगा, तो नियरली जीरो ही हो जाएगा। तो कितने क्या क्या केसेस हो गए कि पाथ डिफरेंस आपका जीरो से लेकर स्मॉल डी के बीच में लाई कर रहा है, उसके हिसाब से देख लो कितने मैक्सिमम बनते हैं। कितना आ रहा है? 4005। बताओ भाई बाकी लोग। ये जब हम डी स्क्वायर को बाहर लेंगे तो डी बाहर आ गया, तो डी इंटू वन प्लस हाफ ऑफ डी स्क्वायर बाय कैपिटल डी स्क्वायर बन गया ना। कौन सा? मतलब पाथ डिफरेंस इक्वल टू जीरो। हम्म। अब वो तो मतलब हमें कही है कि एज द सोर्स मूव्स टुवर्ड्स S2, तो S2 तक तो मान ही लो। मतलब और एनीवेज उससे तो आप अप्रोक्सीमेट ही निकाल दो ना डी, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा उससे। आप क्या कह रहे थे? क्या है? नहीं, वो डी स्क्वायर बाय टू डी बनेगा ना। है ना? ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया? आ रहा है आंसर? आगे। टेंथ हो गया। आगे। डी पे बच्चों, एट्थ क्वेश्चन। डी का फिफ्थ। अच्छा, इसमें देखो ध्यान रखने वाली बात क्या है, आपको ये कहा है कि ऑल वेवलेंथ्स इन दिस प्रॉब्लम आर फॉर द ये 4/3 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये ध्यान रखना, इसकी गलती मत कर देना। और खैर हमें ये भी कहा है कि वो हो ही उसमें रहा है, तो कोई इशू नहीं है, तो मतलब कुछ सोचना ही नहीं है आपको, प्रैक्टिकली एक ही बात हो गई। तो कौन सा पार्ट कह रहे हो? थर्ड पार्ट। 400 to 700 मीटर रेंज हो गई। वेवलेंथ्स ऑफ द लाइट दैट फॉर्म मैक्सिमा एग्जैक्टली एट पॉइंट ओ विल बी। ओके, तो पॉइंट ओ पर पाथ डिफरेंस तो है नहीं कुछ, मतलब सिंपल वाला नहीं है, सिर्फ उसके कारण आ रहा है। किसके कारण? वो फिल्म के कारण। वो कितना आएगा? मतलब आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी बच्चों? अपना क्या बनता होता है कि मतलब जो आपका वाई ब्राइट फ्रिंज बनता है बच्चों नॉर्मली, वो क्या बनता है उधर? एन लैम्डा डी बाई डी प्लस कैपिटल डी बाय स्मॉल डी इंटू टी इंटू म्यू माइनस वन। ये होता है। आप कह रहे हो कि इसको जीरो पुट कर दिया हमने, राइट? इसको जीरो पुट कर दिया। लैम्डा की आपके पास लिमिट है कि 400 to 700 के बीच में लाई करना चाहिए। उसके हिसाब से आप देख सकते हो कि एन की कौन कौन सी वैल्यूज होनी चाहिए।
सही कह रहा हूँ मैं? आ रहा है इससे? ये भी ध्यान रखना, मुझे पता नहीं इससे फर्क पड़ेगा कि नहीं, कि एन नेगेटिव भी हो सकता है आपका, सारे केस कंसीडर कर लेना। राइट बच्चों, क्लियर हो गया? हाँ हाँ, वो तो मैं तो जनरल फॉर्मूला लिख दिया, इस केस में -1 नहीं आएगा, 4/3 आएगा। आगे बच्चों, एट क्वेश्चन। ओके, तो दोनों जगह स्लिट है। आपको कहा है कि एक तो आपको ये बता दिया कि पॉइंट पी ऑन द स्क्रीन जो था सेंट्रल मैक्सिमा वाला, उसमें 3/4 इंटेंसिटी है। It is further observed that what used to be the fifth maxima earlier lies below point P, while the sixth minimum lies above. तो इससे मतलब हमें क्या समझ आ रहा है कि जो पैटर्न है वो आपका नीचे की तरफ शिफ्ट किया ना, मतलब आपका ये कुछ अ, अगर ये आपका y इक्वल टू 0 है, तो ये आपका फिफ्थ मैक्सिमा है। और आपको ये भी बता दिया कि जो सिक्स्थ मिनिमा है वो इसके ऊपर लाई कर रहा है। राइट बच्चों? तो हमें निकालना क्या है? थिकनेस ऑफ द ग्लास प्लेट। अच्छा, दोनों प्लेट्स की थिकनेस तो सेम है। तो अब बच्चों क्या करोगे आप? क्या कंडीशन हम पुट करें? और आपको ये भी खैर पता है कि y इक्वल टू 0 पे एग्जैक्ट इंटेंसिटी 3/4 बन रही है ना, 3/4 ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी। तो आप की बच्चों क्या कंडीशन पुट होनी है? मतलब देखो, आप बच्चों इस सारी इंफॉर्मेशन से आपको ये आइडिया लग गया ना कि एग्जैक्ट शिफ्ट कितना है ना। ये 3/4 इंटेंसिटी किसने आप निकाल सकते हो कि कितने डिस्टेंस पे आती है मैक्सिमा के बाद वाले पे। और तो मतलब जो आपका शिफ्ट है वो 5β प्लस ये जो थोड़ा सा डिस्टेंस है वो वाला हो गया। सोच लो एक बार। नहीं, अलग अलग क्यों डालनी है आपको? अगर मैं आपको 1 मिनट के लिए ये पूछूं, चलो एक बिल्कुल नॉर्मल सिचुएशन में आ जाओ। आपको पता है कि इंटेंसिटी 4i जहां होती है, उसके जस्ट बाद हमें पता है कि 4i के बाद एक 0 आता है। इन बिटवीन बच्चों 3i इंटेंसिटी कितने डिस्टेंस पे आती है ये आप निकाल सकते हो ना। 4i का तो 0 ही होता है। तो 3i इज इक्वल टू i प्लस आई प्लस वो जो 2i² cos डेल्टा फाई जब करके निकालोगे तो उससे आपके पास डेल्टा फाई आ गया। डेल्टा फाई के करेस्पॉन्डिंग आपके पास ये वाला y आ गया, जितने में 3i हो जाएगी इंटेंसिटी। मानते हो? तो अब आपका टोटल शिफ्ट कितना है बच्चों? ये फिफ्थ मैक्सिमा था, तो सेंट्रल के हिसाब से फिफ्थ मैक्सिमा 5β तो सीधा ही शिफ्ट हो गया। उसके ऊपर ये y वाला डिस्टेंस जो हमने निकाला, तो दिस इज योर शिफ्ट 5β प्लस y।
उसको आपने किससे इक्वेट कर देना है, वो डी बाई डी, उसमें दो टर्म्स आएंगी, डी बाई डी इंटू टी इंटू म्यू माइनस वन माइनस जो ऊपर वाला आएगा, दोनों का डी बाई डी वाली टर्म आएगी ना। हाँ उसमें रेंज आ जाएगी, वो भी कर सकते हो, सीधा निकाल दो, बस ये समझ लो उसमें कि फिर एन की वैल्यू कौन सी लेनी है बस। बिल्कुल ठीक है, ये ध्यान रखना कि वैसे दो मैक्सिमा के बीच में जो इंटेंसिटी होती है वो दो बार थ्री आई होगी ना, क्योंकि वो 4i से जीरो जाती है, जीरो से फिर 4i जाती है, बट उन्होंने क्लियर कर दिया कि वो मैक्सिमा और मिनिमा के बीच वाली है ना, तो पहले वाला ही आ गया ये। क्लियर बच्चों, आगे। ई का फर्स्ट, ओके तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक तो पाथ डिफरेंस इनिशियली आ गया, वो कितना आएगा, डी साइन थीटा आएगा, और एक पाथ डिफरेंस आपका जो फिल्म्स के कारण है वो तो आना ही आना है, तो वो अपने बस वो कंडीशन पुट करनी है कि मतलब आपको ये कहा है कि जो अगेन जो सेंट्रल पॉइंट है उसमें इंटेंसिटी 3i बन जाए। हम्म, उन्होंने ये लिखा है मैक्सिमम थिकनेस ऑफ बी, तो आप जो आपका एक्सप्रेशन बनेगा आप उसमें देख लोगे कि एन की किस वैल्यू को लेके जो थिकनेस है वो बी की मैक्सिमम बनती है। जैसे हम कैसे लिखेंगे देखो बच्चों, अगर इसको बिल्कुल बेसिक से सॉल्व करना हो, जो ऊपर वाली वेव का पाथ बनेगा वो बन जाएगा डी बाई टू प्लस, मतलब मैं सीधा ही अगर बच्चों पाथ डिफरेंस ही लिख दूं, एक तो डी बाई टू आ गया पहली, डी साइन थीटा, और बाकी जो आना है वो कितना आना है, ऊपर वाले की थिकनेस अगर मैं T1 मान लूं, नीचे वाले की T2 इंटू म्यू माइनस वन, इस तरीके का एक्सप्रेशन बनेगा। अब हम कह रहे हैं कि वहां इंटेंसिटी 3i होनी चाहिए, 3i इंटेंसिटी के लिए आप वही 3i इज इक्वल टू आई प्लस आई प्लस 2i। हाँ अच्छा वो अलग अलग है, इंटेंसिटी आई एंड 4i है तो ठीक है, तो ये बन गया आपका 1/2 या 1/4, 3i इज इक्वल टू आई प्लस 4i आएगा, तो आपका यहाँ से कॉस डेल्टा फाई जो है वो माइनस हाफ आ गया, तो आप कहोगे कि इससे आपको पता चल गया ना कि डेल्टा फाई क्या क्या हो सकता है, तो वो होता क्या है, डेल्टा फाई 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स, ये आपके पास एक्सप्रेशन बन जाएगा ना इन टर्म्स ऑफ एन। तो आपको बस वो जो एक्सप्रेशन बनेगा अब ये देखना पड़ेगा कि उसमें एन की कौन सी वैल्यू डाली जाए सच दैट आपकी थिकनेस जो है वो मैक्सिमम। ठीक है जी।
हम्म आगे बच्चों। ओके, तो अगेन दो पार्ट्स हैं, एक स्क्रीन के लेफ्ट वाला, एक स्क्रीन के राइट वाला। जो स्क्रीन के राइट वाला रीजन है बच्चों, जो गलती आपने वो ना की हो कि कहाँ ऐड होना है कहाँ सब्ट्रैक्ट होना है। स्क्रीन से पहले वाले रीजन में मतलब आप मतलब बेसिकली आप ये देख रहे हो कि ज्यादा पाथ किसका बन रहा है, नीचे वाली रेखा। यहाँ से भी वो ऐसे जाएगी और इधर से भी ऐसे ही जाना है ना। तो ये जो अंदर वाला रीजन है वहां पे फेज डिफरेंस कितना आ जाएगा, वो तो आप सीधा ही dy/d से निकाल सकते हो ना फेज डिफरेंस अंदर वाले रीजन का। तो या आप पहले डेल्टा एल निकाल लेते हैं, जैसे भी कर लो वो तो फर्क नहीं पड़ता। इसमें अभी हम कह रहे हैं कि एक लिक्विड भरा हुआ है म्यू का, तो यहाँ पाथ डिफरेंस कितना बनेगा ये राइट साइड पे, ये आपका पाथ डिफरेंस बन जाएगा dy/d। तो ये d²/2d बना, इसको म्यू से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आपका ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस बन गया। और अब लेफ्ट साइड से कितना बनेगा, यहाँ पे वही बाइनोमियल लगाएंगे, मतलब इससे सीधा एल बन रहा है, यहाँ से √(L²+D² बन रहा है। जैसे मर्जी निकाल लो, वो तो एक ही बात है, यहाँ दिया भी हुआ है एल मच लार्जर देन डी। ट्रिग्नो से कैसे करो आप, हाँ हाँ यस। अच्छा उसमें ना गलती हो जाती है, ये बड़ा ध्यान रखने वाली बात है। देखो मैं वो दिखाता हूँ, अगर मान लो पाइथागोरस लगाए हम, बिल्कुल वो तो सेफ ही है ना, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। पाइथागोरस से क्या बनेगा, √(D²+L²) -L, उस पर बाइनोमियल लगाओ, तो आपकी जो टर्म बनेगी, मतलब ये √(D²+L² -L है, वही L कॉमन लेके 1+D²/2L -L, तो ये बन रहा है 2L²। तो ये आपका यहाँ से D²/2L आया। मेरे ख्याल से जिस मेथड से आप कह रहे हो 2 का फैक्टर नहीं आ रहा होगा, है ना। तो ये बड़ा ध्यान रखने वाली बात है कि ये जो अप्रोक्सीमेशन है ना वो तभी चलती है जब आपने बेसिकली जो y लिया होता है ना, जो d sin थीटा आप लेते हो, वो सिमेट्रिक तरीके से अगर लिया हो। देखो ध्यान से, अगर तो मैं S1 से परपेंडिकुलर ड्रॉप करता फिर तो आपका काम चल जाता। मतलब मैं कह रहा हूँ कि राइट साइड पे तो आप S1 से परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हो, तब तो आपका काम चल जाता है। लेफ्ट साइड पे अगर आप यही करते हो, ऐसे आपने ड्रॉप किया और ये निकाला,
आपका अलग आ रहा होगा ना, वो 2 के फैक्टर का डिफरेंस आता है, ठीक है। उसका रीजन आइडेंटिफाई करो कि क्यों हो रहा है ऐसा। मतलब ज्योमेट्री वाइज क्या प्रॉब्लम आ रही है? एस जो है वो उसकी लाइन में ही है। हाँ, नहीं कुछ गलत कह रहे हो यार बच्चों आप। मतलब अगर मैं सीधा मतलब इसी फिगर को देखूं, फर्क क्या है? अगर इसका d²/2d r है तो इसका भी तो d²/2l ही आना चाहिए। इसको और इसकी मिरर इमेज ले लो, फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ कैपिटल डी है वहाँ एल है। इसका भी तो आपने d²/2d बताया ना मुझे। कहीं y को आपने d डाल दिया होगा d/2 की जगह, ये गलती की होगी। जो डिस्टेंस लेना है वो सेंटर से ही लोगे ना, ये गलती की होगी। मतलब जो परपेंडिकुलर लिया होगा उसमें कुछ, मतलब ये, मतलब मैं तो कह रहा था कि जो यहाँ पे y लिया था वो d/2 लिया था ना, तो इधर भी इसको d/2 ही लोगे। क्या गलती की है इसमें देखें। हाँ 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 हाँ, मतलब जो, ठीक है, मतलब यहाँ पे जो हम थीटा लेते हैं वो बीच से शुरू करते हैं ना, तो इधर भी वो थीटा को बीच से ही शुरू करना है, ठीक है। वैसे मैं तो ये कहता हूँ, मेरी मतलब जो तो बिल्कुल स्टैंडर्ड वाईडीएससी है उसमें तो लगा दो अप्रोक्सीमेशन, उसके अलावा कुछ भी आए ना बेसिक से कर दो, रिस्क लो ही मत, आई मीन कोई गलती हो जाएगा बच्चों, है ना, वो 2 के फैक्टर की गलती हो रही होगी। आगे, ये क्या है? लैम्डा बाय, ये मिसप्रिंट है कुछ, 2 ही होगा ना, 2 स्मॉल टी आएगा। हम्म, फिफ्थ में, अच्छा ये होना चाहिए, मतलब आई थिंक पहले कुछ गलत था तो मैंने रिप्लेस करवाया था, पुराना दिखा ना मुझे। हाँ, ये वाला, ये नहीं होता ना तभी तो चेंज कर रहा हूँ। वही है, वो धक्के से जैसे मर्जी निकाल लो, कुछ सेंस ही नहीं है उसमें। एट का क्या कह रहे हो? डी, और दिया क्या हुआ? बी। एट्थ में एक गलती करोगे, वो ये है, और मैं समझ सकता हूँ कि वो गलती क्यों हुई है, क्योंकि वो वेव्स का कंसेप्ट है।
वेव से तो तुम्हारी हिस्ट्री, जब आप पाथ डिफरेंस ले रहे हो, या तो यही ना, नीचे वाली रे और ऊपर वाली रे का पाथ डिफरेंस लिया, ये जो ऊपर वाली रे है वो मिरर से टकरा के वापस आ रही है, हार्ड बाउंड्री से टकराने पे क्या होता है, फेस चेंज ऑफ पाई, वो लिया था। इसीलिए डला हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ सिर्फ पाथ डिफरेंस नहीं है, पाथ डिफरेंस तो है ही है, उसके अलावा ऊपर वाली रे में एक एक्स्ट्रा पाई का फेस चेंज भी हो गया, तो उल्टा हो जाएगा ना मैक्सिमम मिनिमम वाली कंडीशन। ये अप्रोक्सीमेशन थी को थीटा बाय थीटा वैसे तो इसमें एक तो एरो ही गलत बने हुए हैं ना, इसको आपने क्या माना है, मतलब किसके बीच में? ऐसे रेज आ रही है, ऐसे आ रही है, इस तरफ से रेज आ रही है, इस तरफ से इनकी इंटरफेरेंस हो रही है। तो आपने यहाँ पे अलग इंटरफेरेंस कराई, यहाँ अलग कराई, और फिर पाथ डिफरेंस कैसे लिया? मतलब हम लोग सर की इसके बाद से इतना ज्यादा हुआ और इसके बाद से इतना कम। नहीं, एक मिनट, आप, फर्क है ना, आपने ऐसे माना कि ऐसे आके ऐसे जा रही है, इनका भी रिफ्लेक्शन ही पीछे कह रहे हो कि ये ऐसे जा रही है और इधर से ये ऐसे आ रही है, फिर मतलब इन पॉइंट्स पे इंटरफेरेंस मान के उस हिसाब से Z2 पाई का जैसे मान ये आपने पार्ट डिफरेंस मान लिया, ये और इससे ये प्रॉब्लम है ना, आप पार्ट डिफरेंस तो मान रहे हो, बट ये दो रेस तो पहुंच ही अलग अलग पॉइंट्स पे रही है, उनका इंटरफेरेंस कैसे हो? मतलब इन दो रूल्स का इंटरफेरेंस मतलब जो इधर से आ रहा है एक पॉइंट पे कोई रेंज से और कोई से अगर उसका पाथ डिफरेंस है यहाँ पे तो मतलब फिर पाथ डिफरेंस तो इसका और इसका होगा ना, जैसे मतलब इनका और इनका मान लिया एक चीज है कोई बट इसका कैसे निकालोगे पार्ट डिफरेंस? मतलब सिर्फ हमने कोई रूल्स तो हम्म, इसके लिए जो इस पॉइंट आएगा ये वाली रहेगा इससे इतना डिस्टेंस कम होगा और ये वाली इस वाली से इतना डिस्टेंस ज्यादा होगा तो उससे इसका पार्ट इतना चलेगा और ब्राइट रेंज के लिए n+1 लैम्डा हो जाएगा तो एक मिनट, तो मैं देखूँ, हाँ बच्चों, और क्या करना था? 3D, इसकी बच्चों मतलब वंस अगेन बहुत अच्छी बात क्या है पूरे वेव ऑप्टिक्स की, एक ही टाइप के क्वेश्चंस है, मैंने आपको बताया था कि आपके आईआईटी के सिलेबस में भी क्लियरली मेंशन्ड है, वाईडीएससी मतलब इंटरफेरेंस रिस्ट्रिक्टेड टू वाईडीएससी, तो अगर क्वेश्चन आएगा तो वाईडीएससी बेस्ड ही आएगा, व्हिच मेक्स इट वेरी इजी, मतलब उससे आप कितनी की वेरिएशंस क्रिएट कर लोगे। हाँ जी, 3D में क्या कह रहे हो, फर्स्ट का आंसर नहीं आ रहा? देखो आपको यहाँ पे दोनों केसेस सोचने पड़ेंगे, 4 मीटर फ्रॉम ओ, वो उसके ऊपर भी हो सकता है उसके नीचे भी हो सकता है, दोनों में अलग अलग केस बनेगा, क्योंकि मतलब पाथ अलग अलग है ना, तो आपको दोनों केस मानने पड़ेंगे, उसके ऊपर वाला भी और उसके नीचे वाला भी, ये तो एक पहली बात। दूसरी बात, डिस्टेंस बहुत बड़ा है, मीटर्स में है, तो कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं चलेगी, आपको बेसिक से डिराइव करना पड़ेगा, तो आई थिंक आ रहा होगा आंसर। आगे सेकंड का कुछ गलत है, क्या आएगा आंसर? वाइट लाइट, एक मिनट, एक तो बी तो आई गया ऑफ कोर्स,
एक डी भी आएगा। क्या दिया, क्या हुआ, आप क्या कह रहे हो? पुराने मॉडल में पुराने में क्या है और नए में? ए। एक मिनट दोबारा बोलना, पुराने में क्या था? हाँ बच्चों, ये निकालना जरा, क्या बनेगा इसमें? मैक्सिमा की क्या कंडीशन डालोगे आप? मतलब जो बेसिकली बीटा है, जहाँ पे मतलब नेक्स्ट आपकी ब्राइट फ्रिंज बननी है, वो लैम्डा डी बाई डी पे बनना है, ठीक है? तो एक किसका आएगा सबसे जल्दी, जिसकी वेवलेंथ सबसे कम है, उसी पे ही आएगा, तो सी भी आएगा। अच्छा, कुछ ऐसा था क्या कि मॉड्यूल में, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा याद आ रहा है कि कहीं पे इससे रिलेटेड कुछ करेक्शन की थी हमने, कुछ था ऐसा?
ठीक है, कुछ लग तो नहीं रहा। ये 3 आंसर आएंगे बच्चों, BCD। चलो आगे। तो बच्चों ये बेसिकली डिफ्रैक्शन हो गई 6th क्वेश्चन में, कि आपके पास एक लाइट आ रही है, उसकी एक स्लिट के थ्रू आपने भेजा तो डिफ्रैक्शन होगी। तो डिफ्रैक्शन में क्या होता है, सेंटर पे ब्राइट और उसके बाद फिर वही ऑल्टरनेट ब्राइट डार्क टाइप शुरू हो जाता है। तो उसके हिसाब से क्या आंसर बनेगा? अच्छा, और है भी सनलाइट, ध्यान रखना पड़ेगा, मतलब वेरियस कलर्स हो गए। अगर तो सिंगल होता, अगर तो सिंगल कलर का होता बच्चों, वेवलेंथ होती, फिर तो हम उसका कह देते हैं कि सेंटर में ब्राइट और फिर उसके आगे वही डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट। सनलाइट में बेसिकली मल्टीपल वेवलेंथ्स आ गई, उन सबकी डिफ्रैक्शन होएगी। उससे क्या फर्क पड़ेगा? सेंटर पे तो ब्राइट आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, उसके आगे क्या होगा? मतलब जो सोचने वाली बात है, बी और सी में डिफ्यूजिंग टू जीरो इंटेंसिटी एट एजेस या डिफ्यूजिंग टू रीजन्स ऑफ डिफरेंट कलर्स? सर्कुलर। खैर सर्कुलर तो जरूरी नहीं है, वो तो डिपेंड करेगा कि स्लिट लिखा है। मतलब आपको समझना क्या है कि सेंटर पे तो मैक्सिमा बन गया। A bright slit white at center diffusing to zero intensities at the edges, or bright slit center diffusing to regions of different colors. सेकंड तो उसी कारण से गलत हो गया ना, कि कटते तो सबका मिनिमा आने से रहा, तो होगा क्या, कभी किसी का मिनिमा आ जाएगा, कभी किसी का मिनिमा आ जाएगा, तो अलग अलग कलर्स बनते जाएंगे। तो 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 बेस्ट आंसर क्या बन जाएगा? सी बन जाएगा। हाँ, इंटेंसिटी तो कम हो ही रही है, तो डिफ्यूजिंग वर्ड तो ठीक हो गया, बट अब जो कम होएगी उसमें भी आपको कभी अलग अलग कलर्स नजर आएंगे, राइट? तो सी बनना चाहिए। क्या कुछ और दिया होगा? ए? नहीं, फाइन शार्प स्लिट तो मतलब वो तो पैटर्न तो बनना ही बनना है। ये 10⁴ एंगस्ट्रॉम्स हुआ है ना? क्या ये उसके कंपेरेबल हुई वेवलेंथ? कितनी होती है? 1400 4000 से 7000 एंगस्ट्रॉम होती है ना? और ठीक है, उसके कंपेरेबल है तो डिफ्रैक्शन भी होएगी। तो क्या बनना चाहिए बच्चे इसका? नहीं, सी बनना चाहिए ना? नहीं, एक्चुअली ए जो थोड़ा लैंग्वेज प्रॉब्लम है, ए से ऐसा लग रहा है फाइन शार्प स्लिट वाइट इन कलर एट द सेंटर। मतलब वो इससे तो ये लग रहा है कि बस वही बनेगा और कुछ नहीं बनेगा, फाइन शार्प स्लिट। जबकि ऐसा नहीं हो रहा ना, हम तो ये कह रहे हैं कि सेंटर पे भी और उसके आसपास भी सारी जगह फैला हुआ है, तो सिर्फ सी करना चाहिए। ठीक है बच्चों, आगे। कॉम्बिनेशन 4th।
हाँ, इसका आ रहा है बच्चों आंसर? अच्छा, ये ध्यान रखना है, y कोऑर्डिनेट ऑफ नियरेस्ट मैक्सिमा अबव वो, तो क्या ध्यान रखना है आपको? n की वैल्यू पुट, मतलब बेसिकली आप जो जनरल y निकालोगे उसको ग्रेटर देन 0 पुट करोगे और उसमें देखोगे कि n की किस वैल्यू पे आपका जो y है वो ग्रेटर देन 0 हो रहा है ना, वो जो भी पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू आएगी n की, तो उसके करस्पॉन्डिंग आपको निकालना होगा कि कितने पे आ रहा है, n2 पे आ रहा है बच्चों। मतलब गलती इसमें कई बार ये जाती है, आपको वो नहीं करना कि जो सेंट्रल था उसका वाई कोऑर्डिनेट पूछा है, आपको तो ये पूछा है कि जो भी पॉइंट ओ के जस्ट पहले मैक्सिमा आ रहा है, जो सबसे पास मैक्सिमा आ रहा है उसके ऊपर, उसका वाई कोऑर्डिनेट पूछा है। n=2 वाला आएगा बच्चों। आगे बच्चों, कॉम्प्रिहेंशन 3 तो बहुत इजी है ना। 6 देखो बच्चों, अ, क्या प्रॉपर्टी होती है फेजर की, सॉरी वेव फ्रंट की, सेम फेज में होते हैं, तो ऑल दैट यू नो इज कि फाई सी इज इक्वल टू फाई डी एंड फाई ए इज इक्वल टू फाई, मतलब जो दो पॉइंट्स एक वेव फ्रंट पे हैं उनका फेज सेम है, बस उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है। तो आप किसी लोगों ने कह दिया कि फाई सी और फाई एफ अलग है, तो फाई सी कैनॉट बी इक्वल टू फाई डी, वो गलत हो गया, वो तो इक्वल ही होंगे। फाई डी कैन बी इक्वल टू फाई ई, डी उधर है ये इधर है, तो ऐसी और ऑप्शन देखो, फाई डी माइनस फाई एफ इज इक्वल टू फाई सी माइनस, हाँ ये सीट सही बन गया बिल्कुल। हाँ, तो उससे बी तो गलत हो ही गया। आगे फिफ्थ, क्या कह रहे हो फिर बोलो। ईच मीडियम में पूछा है, तो अगर जैसे ये पैरेलल है तो वो तो तब होता ना अगर ये लाइंस जो है वो नॉन पैरेलल होती, कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट तो तब होता। अगर कहीं पे कुछ अपर्चर या कुछ ऐसा आया हो जिससे वो इफेक्ट होगा, है ना, यहाँ तो कुछ ऐसा हो ही नहीं रहा ना। क्या आता है, मैं समझ गया आपका पॉइंट, बट पॉइंट इज कि यहाँ पे आपको पहले ही वेव फ्रंट्स बना के दे दिए, तो अब तो हम इन्हीं वेव फ्रंट्स के हिसाब से सोचेंगे ना। आप लाइट के वेव नेचर के कारण कह रहे हो वही चीज की हर पॉइंट पे इनफाइनाइट सोर्सेज बन गए और वो सारा कुछ, बट आपको तो वेव फ्रंट्स ही बना के दे दिए ना, कि जो भी था उसके कारण फाइनल वेव फ्रंट ये है, तो उस वेव फ्रंट से तो वही बनेगी ना जो इसके परपेंडिकुलर जो होती है रे, उसके आगे कुछ सोचना ही नहीं। नहीं, जो जो हम वो नहीं करते, जो फ्रेसनल डिस्टेंस वाला कंसेप्ट। आगे बचो, कॉम्प्रिहेंशन 4 हो गया बच्चों, मैट्रिक्स।
तो ओनली स्ट्रिप बी इज प्लेस्ड ओवर स्लिट 1, तो आप उससे निकाल लो कितना डिफरेंस आ रहा है। अच्छा, अब नए में करेक्टेड है क्या? ठीक है, क्या स्ट्रिप क्या फिर वो आता, अच्छा ठीक है। आगे बचो, इंटीजर हाँ वही गलती ना होगा, एंगल सेंटर से लेना। राइट बचो, बाई चांस मतलब इस साल कोई क्वेश्चन नहीं आया वेव ऑप्टिक्स में से आईआईटी में, तो जनरली थोड़ी सी तो प्रोबेबिलिटी बढ़ती है आने की। ठीक है जी, ये हो गया। वो बचो जो वो क्वेश्चन था ना जो मैं वो जिससे मैं थोड़ा सोच रहा था, वो ये वाला। इसमें क्या होता है मुझे अभी ख्याल आया, मान लो यहाँ तो चलो बिल्कुल ठीक फ्रेम हुआ हुआ है, मान लो क्वेश्चन ऐसे फ्रेम होता कि सेंटर पे तो ब्राइट लाइट मिल गई, जैसे जैसे आप सेंटर से ऊपर जाओगे आपको कलर्स कैसे दिखेंगे, किस ऑर्डर में दिखेंगे, तो क्या आंसर देते हैं आप? वैसे तो मिक्स दिखेंगे, ठीक है, मतलब आप ये देखना पड़ेगा कि वो क्वेश्चन कैसे फ्रेम करते हैं, बट व्हाट डू यू नीड टू अंडरस्टैंड इज हमारे माइंड में ना, बिकॉज से इसका आंसर सी आता है, हमारे माइंड में एकदम ये आता है कि सेंटर से सबसे पहले वायलेट दिखेगा, कि ज्यादा प्रोमिनेंट वायलेट दिखेगा, बट लेट्स रिमेंबर कि अगर वायलेट का ब्राइट फ्रिंज जल्दी आ रहा है तो उसका डार्क फ्रिंज भी तो जल्दी आएगा, राइट? तो क्या होगा, मतलब अगर जितनी छोटी वेवलेंथ है उसके डार्क फ्रिंज जल्दी आ रहे हैं तो क्या मतलब हुआ, वो जल्दी खत्म होएगी। सोच पा रहे हो, जल्दी खत्म होके जल्दी बढ़ेगी, जो दूसरी लाइट है वो धीरे धीरे खत्म हो रही है और धीरे धीरे बढ़ेगी। तो मतलब अगर हम एक क्वेश्चन कुछ बनाने की कोशिश करें, मान लो दो कलर्स ले लें हम, तो उसमें क्या होगा, जिसकी वेवलेंथ कम है वो ज्यादा वो कम इंटेंस होता जाएगा, है ना, जिसकी वेवलेंथ ज्यादा है वो हमें ज्यादा प्रोमिनेंट दिखेगा, ठीक है, वो ज्यादा देर तक दिखेगा फिर खत्म होगा जाकर। कहाँ पे? हाँ बिल्कुल पास, वो प्रोमिनेंट ज्यादा होगा स्मॉलर वाला। हाँ जी, सोचो एक ये मॉडर्न में देखना, एक मिनट, ये बच्चों 11th क्वेश्चन का आंसर एग्जैक्ट आ रहा है।
एक फोल्ड ज्यादा होगा तो 30% प्लेस इसमें भी बच्चों वही चक्कर तो नहीं है इलेक्ट्रॉन वाला? वो नहीं पढ़ रहा इलेक्ट्रॉन वाला? हाँ 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 हाँ, बीटा प्लस में पढ़ता है। तो इससे थोड़ा बहुत फर्क है बच्चों आंसर में, इज इट? ठीक है, अब ठीक है, और कुछ मतलब अलग कुछ नहीं हो रहा इस क्वेश्चन में? नहीं, मैं भी लिख के कुछ वैसा बन जाता होगा। टोटल ओवरऑल फर्क नहीं पड़ेगा। उस दिन जो हम बात कर रहे थे, जैसे जो 9th क्वेश्चन था, जब उसमें ये था कि जब मास डिफेक्ट लेना है तो मास डिफेक्ट आपने कैसे लिखना है? मैं एक बार लिख के दिखा दूं एग्जैक्ट। हाँ 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 हाँ, नहीं नहीं नहीं, सी, इलेक्ट्रॉन आया कहाँ से है? ये निकला तो न्यूक्लियस के अंदर से है ना, ये वाला जो है बीटा पॉजिटिव। उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, जो आउटर शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका कोई रोल नहीं है। इसीलिए तो हम ये कह रहे हैं कि जो मास डिफेक्ट है उसमें आपने न्यूक्लियस के मास का डिफेक्ट लेना, कि एटम का नहीं लेना। तो इवन इफ अगर आपका एटॉमिक मास भी दिया हुआ है तो स्ट्रिक्टली स्पीकिंग आप एटॉमिक मास में से इलेक्ट्रॉन्स का मास सब्ट्रैक्ट करोगे ताकि आपके पास न्यूक्लियस का मास आ जाए और उसका डिफेक्ट कैलकुलेट करो। अब होता ये है कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो कट जाते हैं लेफ्ट और राइट साइड पे, तो अगर हम इसके बारे में ना भी सोचें तो फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जैसे इस टाइप का जो रिएक्शन है बीटा पॉजिटिव, यहाँ पे फर्क पड़ जाता है। यहाँ पे जब आप लिखोगे तो मास डिफेक्ट के अंदर जैसे 2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का फर्क आ जाएगा। ठीक है, मतलब वो हम सीधा भी देख सकते हैं ना कि लेफ्ट साइड पे कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 7 है, राइट साइड पे कितने हो गए, 6। लेफ्ट साइड पे कितने है, 7 है, 5 है? हाँ हाँ हाँ, उनका कोई रोल नहीं है। नहीं, ये वाला जैसे जो बीटा पॉजिटिव है ये कहाँ से आया है? न्यूक्लियस के अंदर से। तो इसको तो मास डिफेक्ट के अंदर हम इंक्लूड करेंगे ना। मैं वो उतना की फर्क पड़ रहा था ना जो अभी तक निगलेक्ट कर रहे थे हम, वो उतना की फर्क पड़ रहा है आंसर में। ठीक है, अच्छा एक बच्चों इससे मुझे ख्याल आया कि एक मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था वेव ऑप्टिक्स में जहाँ पे 3 सोर्सेस थे, याद है? मैं एक बार चेक करता हूँ, मुझे ऐसी फीलिंग है कि शायद मैंने आपको वो जनरल टर्म्स में ही छोड़ दिया था, अ, जिस कारण से हाँ ये वाला जो था, मतलब इससे तो ये बहुत लंबा बन जाएगा, जनरल टर्म्स में ही रह जाएगा। अंडरलाइन कंसेप्ट क्या है फेजर्स का? आपने क्या समझना है कि जैसे अगर मैं ऐसे सोचूं,
S1 और S3 में कुछ फेज डिफरेंस है जो कि आप निकाल सकते हो? कितना होगा S1 और S3 में फेज डिफरेंस? फिर वही ध्यान रखना, मिड पॉइंट से एंगल लेके निकालना है, नहीं तो गलत हो जाता है। मान लो वो फेज डिफरेंस थीटा आ गया, लेट्स से S3 और S2 में भी बिल्कुल वही फेज डिफरेंस होगा, थीटा। ठीक है, तो आपको फाइनली तो इन तीनों का रिजल्टेंट ही देना है ना, इन तीनों वेव्स का। तो आप क्या करोगे, आप सबसे पहले S1 वाला फेजर बनाओ, उससे एंगल थीटा ऊपर S2 वाला बनाओ, और उससे फिर एंगल थीटा पे S3 वाला बनाओ, और आपने उसका रिजल्टेंट लेना है। ठीक है, यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि एंगल कुछ स्पेसिफाइड ही नहीं हो रहा, फिर तो वो सारा जनरल टर्म्स में ही आपका रह जाएगा ना, वो इतना सिंप्लीफाई कुछ कर नहीं पाओगे। यहीं पे अगर कुछ भी एंगल पता होता आपको, तो फिर उसका रिजल्टेंट लेना बहुत आसान हो जाता। तो मतलब माइंड में टेक्निक जो रखनी है फॉर मोर देन टू सोर्सेस, वो क्या है, फेजर वाली। क्लियर बच्चों? अच्छा, एक बच्चों आपके टेस्ट में क्वेश्चन आया था, रे ऑप्टिक्स का टेस्ट था आई बिलीव, जिसमें वो प्रिज्म से कुछ मे बी, जिसका कुछ A+B पता नहीं कुछ वैसा आंसर निकालना था, मतलब समथिंग रिलेटेड टू इमेज फॉर्मेशन बाय प्रिज्म, है ना? वो कैसे किया था क्वेश्चन? हाँ, मतलब जो करना, मुझे क्वेश्चन नहीं एक्चुअली ख्याल आ रहा, मतलब उसमें करना आपको सिंपली ये था कि आप ऐसे लाइट बीम मानो, आपको पता है कि वो प्रिज्म कितने से डिविएट करता है, ठीक है, ये एंगल डेल्टा आ गया। मेरे ख्याल से आपको ये वाली हाइट चाहिए थी शायद, इज इट? हाँ हाँ, अच्छा वो ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज शायद पूछा था। तो मतलब अगर आपको ऑब्जेक्ट ऐसे है तो इमेज ऐसे ऊपर को आ रही थी, तो हाँ ये एंगल आपका डेल्टा बन गया था। तो इसमें क्या है, जो मतलब आपको थोड़ी सी अप्रोक्सीमेशन माननी पड़ती है, वो ये है कि आप ये मान लो कि आई जो है वो नियरली ओ के ऊपर ही है, ठीक है। तो अगर आई नियरली ओ के ऊपर है, ये एंगल डेल्टा है, ये डिस्टेंस एक्स आपको गिवन था, तो ये जो परपेंडिकुलर टाइप्स बन गया, वो क्या बन गया, एक्स इंटू टैन डेल्टा, या डेल्टा छोटा ही था तो एक्स इंटू डेल्टा बन जाएगा। अच्छा, वो उसमें आंसर में भी पाई कुछ आ रहा था ना, तो इसलिए आ रहा था कि आप इस डेल्टा को रेडियन में कन्वर्ट कर दो, ये कंसेप्ट था। ठीक है जी। हम्म, नहीं ये तो मैंने ऐसे ही दिखा दिया उसमें, मतलब क्वेश्चन खोलूं क्या? खोलो, या मैं आप पे खोल लेता हूँ।
कौन सा टेस्ट था याद है? मिल गया। ठीक है, बस यही मेंशन है सिंपल कि एक थिन प्रिज्म है, वो ऐसे एक ऑब्जेक्ट से 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रखा हुआ है। उस प्रिज्म का एंगल लेट से 5 डिग्री है। ठीक है, यही था। तो अगर हम इसे अब जैसे लाइट रे बनाएंगे, मतलब व्हाट यू आर अज्यूमिंग इज बेसिकली, मतलब कि जो भी रेज इससे जाएंगी वो इस तरह से डिविएट करेंगी। ठीक है, और आप एक तरह से उन सबका मतलब ऐसे एक वो निकाल रहे हो, पॉइंट ऑफ वो। तो ये डिविएशन एंगल हमें पता है कि वही डेल्टा ही आना है। ठीक है, ये हमें एक अप्रोक्सीमेशन सी ले ली कि भाई वो ऑलमोस्ट उसके ऊपर ही लाई कर रहा है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, ये मतलब इसका जो एक्चुअल प्रूफ है ना बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। ये जो मतलब सिचुएशन जो बनाई गई है ना बच्चों, मतलब कहाँ से बनाए क्वेश्चन, क्या होता है जैसे मैंने आपको बताया ना कि फिलहाल तो आपके सिलेबस में सिर्फ YDSE है। तो एक इंटरफेरेंस का ना एक तरीका होता है, वो उसको हम कहते हैं फ्रेस्नल बाइप्रिज्म। उसमें व्हाट इज डन इज कि एक सोर्स लेते हैं, उसके आगे ना एक इस तरीके से प्रिज्म रख देते हैं। नाउ इमेजिन इट एज सॉर्ट ऑफ टू प्रिज्म्स रख दिए। अब यही वाला कंसेप्ट अगर मैं लगाऊं तो इससे क्या हो गया कि एक सोर्स S1 इधर बन गया और नीचे वाला प्रिज्म क्या करेगा, ऊपर वाले प्रिज्म के कारण इमेज ऊपर बन गई S1 पे, नीचे वाले के कारण कहाँ बन गई S2 पे। तो आपके पास एक तरह से दो कोहेरेंट सोर्सेज बन गए। तो वो आगे वही स्क्रीन लगा के फिर सब कुछ YDSC वाला लग गया। बेसिकली ये जो डिस्टेंस आया ये D/2 आ गया ना। तो ये वहां से बना हुआ था। कौन सा वाला? अच्छा, ये जो 60th क्वेश्चन था देखो, X-ray tube when accelerating voltage is doubled, the difference between wavelength of K alpha line and minimum cutoff of continuous X-ray spectrum. What इसके बारे में आप क्या कह सकते हो? एक्सेलरेटिंग वोल्टेज तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाएगा, तो उससे देखो ये बात समझो कि के अल्फा में तो कोई इफेक्ट नहीं आना, वो तो वही रहेगा जो है। व्हाट विल हैपन टू जो ये जो कट ऑफ वेवलेंथ है, अगर आपने हाफ हो जाएगी, लैम्डा इज HC/V, तो वो हाफ हो जाएगी। तो बेसिकली जो डिफरेंस है आप समझो, जो आपका डिफरेंस पहले मान लो लैम्डा माइनस लैम्डा M है, बाद में आपका डिफरेंस लैम्डा माइनस लैम्डा M/2 बन गया। तो आप इसको कुछ कंपेयर नहीं कर सकते। यू कैन नॉट कंपेयर दीज टू क्वांटिटीज। नहीं मतलब आप कुछ कह सकते हो कि जो डिफरेंस है वो मोर देन 2 होगा या लेस देन 2 होगा।
कैसे कहोगे, बन रहा है? हाँ वही, वो तो सीधा तरीका वो है ही ना, सीधा पुट करके देख लो क्या वो हमेशा आ रहा है या कोई कंडीशन बेस्ड ही आ रहा है। मतलब एक ये भी उतना क्लियर है ना कि ये जिससे कंपेयर कर रहे हैं हाफ या मोर देन या है, किसके कंपैरिजन में, इनिशियल वैल्यू के या कुछ मतलब किसी पर्टिकुलर वैल्यू से कंपेयर कर रहे हैं, इनिशियल वैल्यू के हिसाब से तो बनेगा नहीं कुछ, देखो। हम्म, तो डी। फिर डी आएगा अगर आप मतलब फाइनल के हिसाब से कंपेयर करते हो। वैसे का पीछे आंसर डी है। Find the difference between lambda minus lambda alpha 2 ना, हाँ तो फिर उसको 2 times lambda minus 2 lambda initial से कैंसिल होता है lambda नहीं मतलब कुछ ना कुछ टर्म बच जाएगी ना। हाँ वो तो उससे तो सीधा दिख ही रहा है। हाँ वो तो मैं कह ही रहा हूँ कि कुछ तो मतलब गड़बड़ तो है ही क्वेश्चन में। डी, बी। कुछ तो दिख ही रहा है क्लियरली कि आप सीधा तो कमेंट कर ही नहीं सकते ना इस पर कुछ। इलेक्ट्रॉन का एमयू में कितना होता है मास बच्चों? बट गिवन ही होगा जहाँ पे जरूरत पड़ेगी। इसमें जो करने का रहती है बीटा डिग्री होता है हम्म। पूरा उसको yes 5 पूरा चलो बच्चों ठीक है, एनीथिंग एल्स? डन। फ्राइडे को फिर हम क्या कर रहे हैं? रे ऑप्टिक्स। अच्छा
मतलब वो फ्राइडे को नहीं कर सकते सैटरडे की जगह? तो कर लो, अभी भी ट्यूसडे ही हुआ है। वो फ्राइडे को करूंगा मैं डिस्कस। थोड़ा बहुत बचेगा तो चलो नेक्स्ट टाइम कर लेंगे, बट वो अपनी फ्राइडे क्लास है, मैं फ्राइडे करूंगा डिस्कस, ठीक है? चलो ठीक है बच्चों, ओके।